हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, भविष्य सुरक्षित करने को लेकर सभी संगठन एकजुट हो गए हैं। उनकी एक ही मांग है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। जो अतिथि शिक्षकों के द्वारा मांगें बनाई गई है उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। संगठनों का क्या कहना है, कब अतिथि शिक्षक एक बड़ा आंदोलन करने वाले, इसको लेकर भी एक रणनीति तैयार की जा रही और शासन के सामने कौन कौन सी मांगें रखी जाएंगी और कौन कौन सी शासन की मांगें मानेगा, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी देगी और पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर क्या जी कब तक अतिथि शिक्षक नियमित होंगे और कब तक इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे नहीं अपडेट पाने के लिए क्या। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य रामदेव। हमारा आज का मुद्दा है शिक्षकों पर संग्राम। शिक्षकों पर संग्राम। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र ने इस बार सिर्फ नीतियों की चर्चा नहीं रही बल्कि वादों और जमीनी सच्चाई के बीच के अंतर को उजागर कर दिया। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर सरकार के स्पष्ट इनकार ने हजारों परिवारों की उम्मीदों को झटका दिया है। वहीं स्कूलों के युक्तियुक्तकरण को लेकर उठे सवालों ने प्रशासनिक फैसलों की तैयारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। अतिथि शिक्षक जो वर्षों से कम मानदेय पर शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं, इस सत्र से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। रिपोर्ट देख लेते हैं पहले, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को शिक्षकों पर संग्राम देखने को मिला। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण और कम मानदेय के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सवाल किया कि मोदी की गारंटी में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने का वादा था, वो कब पूरा होगा। जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने साफ कर दिया कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होगा। इस बयान के बाद सदन का माहौल गर्मा गया। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। और आपके मोदी गारंटी में आपने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम सबको नियमितीकरण करेंगे। वो नियमितीकरण आप कब करेंगे और नहीं करने वाले, तो स्पष्ट जवाब दीजिए कि हम नहीं करने वाले। नियमितीकरण कौन से कर्मचारी किया जाता है जो डेली वेजेस रहते हैं? कोई अतिथि शिक्षक को कोई नियमितीकरण की कोई तो मैंने बात आपको नहीं स्पष्ट की कर गई। दिया। मोदी जी की सारी गारंटी पूरा हो रही है और आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन शिक्षकों की लड़ाई सदन तक आई। अतिथि शिक्षकों पर सदन में संग्राम। नियमितीकरण से सरकार का साफ इनकार। 25,000 के करीब अतिथि शिक्षक प्रभावित। 20,000 रुपए मानदेय का दावा। डीएमएफ फंड से दिया जाता है वेतन। बस्तर सरगुजा में सबसे ज्यादा निर्भरता। विपक्ष ने वादा खिलाफी का लगाया आरोप। जवाब से नाराज विपक्ष का वॉकआउट। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी सरकार से सवाल करते नजर आए। बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का मुद्दा उठाया, जिसके बाद अजय चंद्राकर और राजेश मूणत ने भी सरकार को घेरा। सवाल उठे कि क्या युक्तियुक्तकरण के बाद स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं खत्म हो रही हैं? क्या शिक्षकों की कमी और बढ़ेगी? जवाब में मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में 10,583 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ बंद स्कूलों को लेकर के नई योजना बनाई जा रही है। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण करने से आपकी कितनी शालाएं बंद हुई? कौन से स्तर की शालाएं बंद हुई? प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कितने स्कूल बंद किए गए और उसके टीचर्स कितने थे जिसको नियोजित किया आपने? संख्या पर बता दीजिएगा। इतने टीचर्स हमने नियोजित किए और इतने स्कूल बंद किए। 10,372 स्कूल को हमने युक्तियुक्तकरण किया, जिसमें एक मात्र 166 स्कूल ही बंद हुए। 166 बंद हुए जो जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सब मिला के बता रहा हूं। संख्या हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी का तो युक्तियुक्तकरण नहीं हुआ, सिर्फ प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी और मिडिल में ही युक्तियुक्तकरण हुआ। पूरे प्रदेश में 166 स्कूल हैं जिसका हम उपयोग नहीं किया। सभापति महोदय, नए सत्र से हम उसका उपयोग सभापति करेंगे। महोदय, एक तरफ अतिथि शिक्षक हैं जो सालों से नियमितीकरण की उम्मीद में काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार जो इसे प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षा व्यवस्था सुधार के नाम पर शिक्षकों की अनदेखी हो रही है? फिलहाल शिक्षकों पर संग्राम ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा राजनीतिक तूफान बन सकता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि नियमितीकरण का कोई वादा ही नहीं किया गया था, ने राजनीतिक बयानबाजी और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। सवाल यह कि यदि कोई वादा नहीं था तो फिर गारंटी की बात किस आधार पर की गई थी? क्या यह महज चुनावी नारा था? अगर नहीं तो फिर इन शिक्षकों के भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा आखिर है क्या? विपक्ष के विधायक उमेश पटेल, विक्रम मंडावी लगातार सवाल करते रहे। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद सदन से पूरा विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। यह दर्शा रहा है कि मुद्दा गंभीर है और सरकार की तैयारी अधूरी है। दूसरी ओर युक्तियुक्तकरण का मुद्दा और भी जटिल होता जा रहा है, क्योंकि इसका प्रशासनिक सुधार बता रही सरकार, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही। जब भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ विधायक सुनील सोनी, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, जर्जर भवन और शिक्षकों की अनुपलब्धता जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, तो यह महज विपक्ष की राजनीति नहीं रह जाती, बल्कि सरकार के लिए
आत्ममंथन का विषय बन जाती है। 10,583 स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का दावा सुनने में भले प्रभावी लगे, लेकिन यदि इसके बाद स्कूलों में बैठने की व्यवस्था तक नहीं है तो यह सुधार नहीं, अव्यवस्था का संकेत है। 166 स्कूलों के लिए प्लानिंग जारी है। जैसे जवाब यह बताते हैं कि जब नीति बनाई गई उसकी तैयारी बाद में हो रही है, मतलब पहले नीति बना लो, तैयारी बाद में करो। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी कैसे हो पाएगी? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। वंसल से कुछ सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, शिक्षकों के 25,000 अतिथि शिक्षकों का, छत्तीसगढ़ के जो 25,000 अतिथि शिक्षक है उनके भविष्य का आखिर क्या होगा? दूसरा सवाल, क्या 20,000 मानदेय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव लग रही है आपको? तीसरा सवाल, युक्तियुक्तकरण से स्कूल मजबूत होंगे या कमजोर? ये 3 सवाल है जो वंसल न्यूज उठा रहे हैं। मैं मानो मिलवाना चाहूंगा आपको। हमारे साथ सुनील चौधरी साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है, लिस्ट में इनका नंबर आया है, बहुत बधाई सुनील जी को। अजय गंगवानी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। त्रिभुवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं अतिथि शिक्षक संघ के, सूरजपुर से हमारे साथ। त्रिभुवन साहू जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चलूंगा सुनील जी के पास। चौधरी साहब, मैं अतिथि शिक्षक और युक्तियुक्तकरण जैसे गंभीर सवालों पे बाद में आऊंगा। मुझे पहले यह बता दीजिए, शिक्षा जैसे गंभीर विभागों पर मंत्री की गंभीरता नहीं दिख रही है। इस बजट सत्र में तीसरी बार ना सुनील चौधरी जी, प्रश्नकाल में शिक्षा मंत्री के सवाल आए थे। आप तीनों दिन की प्रोसीडिंग को देख लीजिए, सत्ता पक्ष के ही विधायक संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो विपक्ष की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। चौधरी साहब जी, राम राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी हैं और उन्होंने बहुत स्पष्टता से सदन के अंदर में सारी बातों का जवाब दिया। और आप जो बहुत गंभीरता से इस बात को पूछ रहे हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक संतुष्ट नहीं हुए, सत्ता पक्ष के विधायक की संतुष्टि पूर्णतः दिख रही है और विपक्ष की भी दिख रही है। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बताया, जो पूछा हमारे रायपुर दक्षिण के विधायक माननीय सुनील सोनी जी ने प्रश्न उठाया, उसमें राजेश मूणत जी ने भी पूछा और वो विषय फिर आगे बढ़ा। सारी बातों को बहुत स्पष्टता से बताया है कि युक्तियुक्तकरण के बाद में 166 स्कूल है और ग्रामीण क्षेत्र में 133 स्कूल जो है और शहरी में 33 स्कूल जो है उसके आसपास उनका विलय हुआ है और वो खाली है। यही विषय था। माननीय मूणत जी ने एक स्कूल का उन्होंने कहा कि इस स्कूल की स्थिति ऐसी है, बिल्डिंग बन गई है। माननीय मंत्री जी ने बहुत मजबूती से और संजीदा होकर के जवाब दिया कि मैं स्वयं जाऊंगा उस स्कूल का निरीक्षण करने, रायपुर शहरों की स्कूलों का निरीक्षण करूंगा। इतनी मजबूती से जवाब दे रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, एक एक विषय पर जवाब दे रहे हैं, बड़ी स्पष्टता से जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता है। गजेंद्र यादव जी बहुत ही समझदार, सुलझे हुए और अनुभवी हमारे नेता रहे हैं। हम लोग सब साथ में भी काम किए हैं। उनकी शिक्षा भी जो है, शिक्षा दीक्षा और उनके काम करने का जो तरीका है बहुत स्पष्टता से है, बहुत मजबूती से उन्होंने आज सारे विषयों का आज भी जवाब दिया और लगातार जवाब दिया है। और प्रश्न पूछना एक जनप्रतिनिधि का काम है कि अपने क्षेत्र के विषय पर प्रश्न पूछे, तो उसमें पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता। यदि कोई भी व्यक्ति वहां पर होगा तो अपने क्षेत्र की समस्या या क्षेत्र की बातों पर ध्यान जाए, इसलिए प्रश्न तो करेगा। तो माननीय सुनील सोनी जी ने भी प्रश्न किया, माननीय मूणत जी ने भी प्रश्न किया और प्रश्न करने में मुझे लगता है कहीं कोई बुराई नहीं है। सब चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो, उस दिशा में सब लोग बढ़ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से मंत्री जी ने जवाब दिया, वैसा आप गंगवानी साहब को मत समझिएगा इतने सारे कागज पत्तर लेके आए, पूरा 5 साल 6 साल 7 साल का रिकॉर्ड है उनके पास। गंगवानी साहब, अतिथि शिक्षक को सरकार परमानेंट नहीं कर रही है। आपके विधायकों का सवाल था ना, मुझे ये बताइए, आप लोगों ने अपनी सरकार में क्यों परमानेंट नहीं किया भाई? मुझे याद है अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उस वक्त भी उठा था, कर देते आप लोग परमानेंट। देखिए आदित्य जी, बिंदुवार बात करो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अतिथि शिक्षक लगातार, मुझे आश्चर्य उस बात से होता है कि जब चुनाव आता है तो मोदी गारंटी के नाम पे बड़े बड़े वादे करके हर वक्त कुछ साधने का दुष्प्रयास किया जाता है और जैसे ही सत्ता में आते हैं 2.5 साल हो गए, मैं तो मोदी गारंटी घोषणा पत्र भी दिखा दूं चाहे तो, उस पर उससे कहा कि 100 दिन में जितने भी नियमित कर्मचारी है उनको नियमित कर देंगे। आदित्य जी, 800 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब 8 गुना समय आपको मिल चुका है। उसके बाद सीधा सीधा लोकतंत्र के मंदिर में माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भैया कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जो 25,000 परिवार सीधा जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, क्या उनके लिए संकट का विषय नहीं है? जो व्यक्ति 20,000 रुपए जो दावा यहां की सहायता सरकार कर रही है, एक 20,000 रुपए में एक बेचारा शिक्षक जो है छात्रों को सही शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, वो लगातार संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। माननीय बिजमोहन अग्रवाल जी ने इस पर उससे पत्र लिखा था, विधानसभा में स्वीकार किया था कि 37,000 पद खाली हैं, आप 37,000 पद पे भर्ती नहीं करते। जो ऑलरेडी बेचारे अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उसको निकालने की तैयारी करें। 10,583 जो स्कूल के युक्तियुक्तकरण की दावा कर रहे हैं, लगातार आज गलत आंकड़े स्पष्ट रूप से पेश किए गए, हजारों स्कूल बंद किए गए, लगभग 33,000 लोगों की लगी लगाई नौकरी जो है निकालने के प्रयास करें। बात सिर्फ अतिथि शिक्षक की नहीं है, आप देख लीजिए, चाहे रोजगार सहायक हो, पटवारी हो, पंचायत सचिव हो, रसोई हो, मितानिन बहनें हो, डीएलटी शिक्षक हो, सोसाइटी कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, छत्तीसगढ़ उन्होंने आंदोलन गढ़ बना दिया है क्योंकि जो फर्जी वादे करके आज उसको निभाने का प्रयास नहीं करते। न महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिलता है, न 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है, न 18 लाख प्रधानमंत्री आवास मिलते हैं, न नियमित कर्मचारी नियमित होते हैं। तो ये मोदी गारंटी के नाम से कब तक ठगेंगे? 5 राज्यों में आदित्य जी, आज उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 500 रुपए महिला के सिलेंडर का दावा करते हैं। आज सिलेंडर का क्या हाल देख रहे हैं? फिर मैं हिमाचल की बात करूंगा तो फिर आपको जवाब देते नहीं बनेगा। क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश की? देखिए, आप
ये वादों के चक्कर में ही पूरी बैंड बज रही है ना सबकी, देखिए ऊपर से नीचे हमने तक। वहां पे केवल वादे, बड़े बड़े वादे। 80% वादे पूरे किए हैं वहां पे आपके। देखिए मैं तो उस पर सरकार 5 सैलरी बड़े नहीं दे पा वादे रही हिमाचल में, मत बोलिए उस बारे में, अपन आज के डिबेट पे जी रखते मैं हैं, भी कह रहा हूं प्लीज। जी। देखिए मैं बस आखिरी चीज अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, ये स्पष्ट कर दे चैनल पे, क्या मोदी गारंटी में नियमित का वादा था या नहीं? कोई एक व्यक्ति तो झूठ बोला है या स्वीकार करेंगे? मैं आपकी बात को रिपीट कर देता हूं। ये मेरे साथ मेरे कैमरामैन साहब हैं, मैं चाहूंगा एक बार दिखा दें मोदी की गारंटी। इसमें लिखा हुआ है अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि शिक्षक इत्यादि संवर्ग के नियमितीकरण के लिए 100 दिन के भीतर कमेटी का गठन किया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये आपकी मोदी की गारंटी। नीचे आप नाम लिखा हुआ है बकायदा, विजय बघेल सांसद थे, संयोजक थे। ये पूरी मोदी की गारंटी इन्होंने ही बनाई थी, वही मोदी की गारंटी को लेकर आप जनता के पास गए थे। मैं वापस डिबेट पे आऊंगा। सीधा अतिथि शिक्षक जो हमारे साथ त्रिभुवन जी, उनके साथ। त्रिभुवन जी, सरकार ने बोल दिया है आप लोग को नियमित नहीं करेंगे। सरकार का ये बयान आप लोग को चौंका रहा है या फिर आप लोग मान चुके थे कि सरकार चुनाव जीतने के बाद जो भी पार्टी रहती है ऐसे ही बदल जाती है? त्रिभुवन जी। नहीं सर, हमको सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, जब सरकार आने वाली थी तो सरकार हमको नियमित करने का वादा की थी। हम जिस भी विधायक या मंत्री के पास गए, सबने हमको बोला कि हाँ आप लोग का हो जाएगा, आप लोग का नियमित होना ही है। हम सर 10 साल से सेवा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में। 10 साल ऐसे क्षेत्रों में, बीहड़ क्षेत्रों में, जहां पे आज भी बिजली पानी की व्यवस्था अच्छे से नहीं है, जहां पे लोग जाना नहीं चाहते, वहां पे हम अपना पूरा जीवन बिता दिए, 10 साल समय बिता दिए सर। लेकिन आज की सरकार, आज विधानसभा। त्रिभुवन जी, आपकी बात को मैं और थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। ये गजेंद्र यादव जब विधायक हुआ करते थे दुर्ग के शहर के, अभी भी विधायक है, मंत्री बन चुके हैं, उन्होंने खुद सचिव को लिखा था भाई, राज्य अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण, संविलियन, समायोजन के संबंध में अनुशंसा की थी कि भाई उनको नियमित किया जाए। अनुशंसा, आप ये अनुशंसा का लेटर है उनका, गजेंद्र यादव जी का। जी त्रिभुवन जी कंटिन्यू करेंगे। जी वही तो सर 12/5/2025 को गजेंद्र यादव जी जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, वो हमको लेटर बेकायदे लिख के दिए कि हम आपके मांगों को बिल्कुल रखेंगे और आप लोग को नियमितीकरण भी करेंगे, आपके सभी जो मांग है उनको पूरा करने का वो करेंगे। लेकिन आज सरकार विधानसभा में बोल रही है कि इनका नियमितीकरण हो ही नहीं सकता, इनको हम नियमितीकरण नहीं कर सकते। तो ये सरकार हमारे साथ छल कर रही है ना सर, ये तो पूरी तरह गलत है। सरकार मोदी की गारंटी के तहत हमको लिख के घोषणा पत्र में दी है। जवाब ले लेता हूं। ठीक। चौधरी साहब, अतिथि शिक्षकों को क्यों परमानेंट नहीं करेंगे भैया आप लोग? नहीं करना था तो वादा क्यों किया था भाई? मंत्री जी ने कहा कि हम लोग सीधी भर्ती कर रहे हैं, अच्छी बात है, कर लीजिए। लेकिन अतिथि शिक्षक जिसकी जवानी आप लोगों ने ले ली, कई लोगों की उम्र जो है उस मुकाम पे पहुंच गई कि अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उम्र चली गई है, वो किसी काम के नहीं रहे, अब उनका होगा क्या? चौधरी साहब प्लीज बताइए। जी देखिए, आज का प्रश्नकाल था और प्रश्नकाल में माननीय शिक्षा मंत्री जी जवाब दे रहे थे। बहुत ध्यान से यदि सुने तो उन्होंने कहा कि विधानसभा में आज के प्रश्न के संदर्भ में और आज की परिस्थितियों में ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भविष्य में जो भाजपा की सरकार है वो ऐसा नहीं करने वाली है। उन्होंने आज के संदर्भ में कहा ना कि भविष्य में क्या होगा ये तो नीति निर्धारण होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिए पहले, बहुत गंभीर विषय है और वास्तव में बहुत सारे लोगों के जीवन का प्रश्न है। मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अतिथि शिक्षक हो चाहे अनियमित कर्मचारी हो, जो हमने मोदी की गारंटी में बात कही है उसको लेकर के बहुत संजीदा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी अतिथि शिक्षक जो पुराने हैं वही हैं, नई भर्ती उनकी भी नहीं हो रही है। और अतिथि शिक्षक में कौन लोग होते हैं जिनको डीएमए फंड से या जन भागीदारी के माध्यम से उनको मानदेय प्रदान किया जाता है और वो निश्चित रूप से पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। सरकार आपके प्रति बहुत संजीदा है। आने वाले समय में जो भर्तियां निकलेंगी निश्चित रूप से ऐसी नीति नियत हमारी है कि उसमें आपको स्थान मिले। चौधरी साहब, सरकार का तो पता नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं। लेकिन एक बात बताइए चौधरी साहब, ये तो वही कांग्रेस का रोना हो गया। हमने तो शराबबंदी का वादा किया है, कब किया थोड़ी बताएंगे। 5 साल वही कमिटी झेलाते रहे सब लोगों को और फाइनली बोल दिए भाई हम शराबबंदी नहीं कर पाएंगे। 2.5 साल निकल गए, आपको मालूम है लास्ट का 1 साल चुनावी वर्ष रहता है, तो आप भी इंतजार कर रहे हैं चौधरी साहब चुनावी वर्ष में। याद कर लीजिएगा, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे 2018 में, ओपी चौधरी साहब रायपुर के कलेक्टर थे, संजीव शुक्ला साहब रायपुर के एसपी थे। रातों रात शिक्षा कर्मियों की हड़ताल बलपूर्वक खत्म कराई गई थी, उन्हें शिक्षक बनाया गया था, लेकिन उन शिक्षकों का 1 वोट आपको नहीं मिला था। चौधरी साहब याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह समझना चाहिए, लोकतंत्र के अंदर में जब हम सेवा भाव से काम करते हैं तो बहुत ज्यादा आप वोट की राजनीति पे जाएंगे तो फिर उसका राजनीतिकरण हो जाएगा। हम तो बहुत स्पष्टता से बोल रहे हैं कि अभी सरकार का समय बचा हुआ है और सरकार का समय आपके साथ कहीं पर रहित नहीं होगा, सरकार आपके साथ खड़ी। और बता दूं, माननीय दिग्विजय सिंह ने शिक्षकों को शिक्षाकर्मी बना दिया और उनको वापस शिक्षक बनाना, उनका नियमितीकरण करना, यह माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अलग विषय है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि हमेशा से शिक्षा को लेकर के, कर्मचारियों को लेकर के भाजपा की सरकारों ने काम किया। कांग्रेस ने कहा किसी कोई एक विषय बता दे, अभी भर्ती की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है। इसलिए तो आपके ऊपर भरोसा 10,000 से ज्यादा भर्तियां अभी प्रक्रियाधीन है, 5,000 शिक्षकों की होने वाली है और अन्य प्रकार की भर्तियां निकलेंगी। सबको अवसर समान रूप से विश्वास किया था आपके ऊपर चौधरी साहब। गंगवानी साहब, क्या आप सरकार के उस दावे पर यकीन कर पा रहे हैं जिसमें दावा किया गया था कि युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, हर स्कूल को शिक्षक मिल जाएंगे, हर विषय के शिक्षक मिल जाएंगे? तो फिर स्कूलों में आए दिन तालाबंदी क्यों हो रही है, शिक्षकों की कमी पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्या आरोप सही है कि युक्तियुक्तकरण से फायदा कम, अव्यवस्था ज्यादा बढ़ गई? जी देखिए, महत्वपूर्ण है ये पूरे जो कदम है शायद सरकार के दिखाते हैं आदित्य जी की शिक्षा जो है शायद सरकार की प्राथमिकताओं में लगातार नहीं है। देखिए, भिजवनवाली विधानसभा में स्पष्ट रूप से कहते रहे 37,000 पद खाली हैं। मेरे मित्र कह रहे हैं 2.5 साल हो गया, तो अभी तक 2.5 साल में एक भी रेगुलर शिक्षक की भर्ती के तो बता दीजिए। आप तो भर्ती करने तैयार है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद जो लगातार बेचारे रेट के शिक्षक आंदोलन करते रहे, उसको दूसरे भागों में एडजस्ट किया गया। आप ही की मोदी गारंटी में 1 लाख युवाओं को रोजगार का दावा किया गया था। 2.5 साल हो गए, 50,000 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया गया था। मेरे मित्र चैनल बता दे कितने लोगों को नौकरी दी। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आपका कोई भी कदम सिर्फ और सिर्फ वोटों को साधने के लिए राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास है। मैं तो पूछना चाह रहा हूं, आपके माननीय आदित्य जी ने भी स्पष्ट रूप से घोषणा पत्र का बिंदु और पॉइंट पढ़ा। मैं तो 12/5/2025 का पत्र माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी खुद संबंधित अधिकारी को पत्र लिखते हैं। तो भैया उस बात को भी लगभग 1 साल हो गया है, तो आखिर ये जो है फॉर्मेलिटी करने का प्रयास करें। आप कब तक छत्तीसगढ़ की जनता को, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाएंगे? आखिरी महत्वपूर्ण बात आपने जो प्रश्न उठाया, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो 10,583 स्कूल के युक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सारे स्कूल में शिक्षकों की कमी है, चौक दस्ता की कमी है, लगातार वो बेचारे। और स्वामी आत्मानंद, एक गरीब बच्चा जो अच्छा पढ़ाई कर सकता था, अब उसको भी बंद करने की साजिश कर रहे हैं। लगातार सरकार के कदम जो है शिक्षा को जो है स्तर को गिराने के दुष्प्रयास। त्रिभुवन जी, अतिथि शिक्षकों का मानदेय आखिरी बार 2022 में बढ़ा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मतलब कांग्रेस के शासनकाल में। भाजपा सरकार में आप लोगों को क्या मिला? और दूसरी बात, आज विधानसभा में जो आप लोगों की छुट्टी और वेतन कटौती को लेकर बातें पूछी जा रही थी, क्या उसका कोई प्रावधान हुआ है? मतलब आप लोगों की अनुपस्थिति में कितना पैसा कटता है, एक बार फिर से बता दीजिए, सबको बता दीजिए। सर, हम लोग को, हम अतिथि शिक्षक हैं, हम लोग को एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती, और छुट्टी मिलती है उसका वेतन कटता है। शासन हमको 20,000 रुपए वेतन देती है सर, और 20,000 से 1 रुपए ज्यादा नहीं मिलता है। 2022 में हमारा 2,000 वेतन बढ़ा था, वो कांग्रेस की सरकार में वेतन बढ़ा था, और आज विधानसभा में हमारे शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने बढ़ाया है, तो ये सरासर झूठ है सर। हमारा वेतन तो कांग्रेस की सरकार में बढ़ा है, बीजेपी सरकार से हमको कुछ भी नहीं मिला है, ना ही छुट्टी, ना ही सीएल, ना ही। हमने का मतलब सरकार होता है, दल नहीं मिला है। हमने का मतलब सरकार होता है, दल नहीं होता। नहीं, शिक्षा मंत्री जी को अधिकारी डुबाएंगे। जितने अधिकारी हैं आसपास, जितने लोग हैं, वो सब ऐसी जानकारी देते हैं, बेचारे क्या करें, बोलते हैं विधानसभा में उल्टा पड़ जाता है। चौधरी साहब, आप बताइए युक्तियुक्तकरण से फायदा क्या हुआ? सरकारी आंकड़े मत बताइए, क्योंकि वो जमीनी हकीकत नहीं है। हर दिन बच्चे तालाबंदी कर रहे हैं, शिक्षक नहीं। आपके विभाग के आंकड़ों में कई स्कूल आज भी एकल शिक्षकी ही है। क्या यही मकसद था युक्तियुक्तकरण का? आज तो आपके पास विधायकों ने सवाल उठाया भाई आपकी विधानसभा में। जी नहीं, सरकारी आंकड़े का विषय नहीं है। देखिए, शिक्षक विहीन स्कूल भी थे, एकल शिक्षक वाले भी स्कूल थे, छात्र विहीन भी स्कूल थे। कई स्कूलों में दर्ज संख्या 10 भी थी, कई स्कूलों में दर्ज संख्या 100 के नीचे भी थी। और देखिए, मैं तो लगातार जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष रहा हूं, और आज भी स्कूलों से जुड़ा हुआ हूं। आज मैं जनभागीदारी समिति में हूं, लगभग मुझे 20-22 साल का अनुभव हो गया ये करते करते। शिक्षा विभाग से जुड़ करके मैं काम कर रहा हूं, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूं कि अतिथि शिक्षकों के लिए हम लोग जनभागीदारी के माध्यम से भी इनकी भर्ती करते। दूसरा, क्या परिवर्तन आया आपको बता दूं, बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया। मान लो एक स्कूल है, नीचे में लग रहा है प्राइमरी स्कूल, बीच में लग रहा है मिडिल स्कूल, ऊपर में लग रहा है हाई स्कूल, तीनों का यू डाइस कोड अलग है। यहां से बच्चा पढ़ा, टीसी निकाल करके फिर एडमिशन ले रहा है, फिर टीसी निकाल करके फिर एडमिशन ले रहा है। उस पूरी बिल्डिंग को एक यू डाइस कोड में करके युक्तियुक्तिकरण में एक बिल्डिंग बना दिया गया। पहला तो यह लाभ हुआ कि आप इतनी प्रक्रिया से बच गए। दूसरा, शिक्षक विहीन जो स्कूल थे, उन स्कूलों में अब शिक्षक पहुंच रहे हैं, जहां पर अभी नहीं पहुंच पाए, वो भर्ती होने वाली। आपको बता दो, पूरे प्रदेश में 453 स्कूल ऐसे थे हमारी सरकार आने के बाद जो शिक्षक विहीन थे, और उसका परिणाम यह हुआ कि अभी शून्य हो गया। सभी स्कूलों में शिक्षक छोटा जवाब रखिए, बहुत छोटा, ये विषय बड़ा है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप सुविधा बढ़ जाएगी, शिक्षक मान लो पूरे वहां प्रीमाइसेस में पहली से लेकर के 12वीं तक, तो कोई विज्ञान का शिक्षक है, वो ऊपर की क्लास भी पढ़ा सकता है, ऊपर वाला नीचे की क्लास पढ़ा सकता है। शिक्षा का स्तर भी बढ़ने वाला है, लाइब्रेरी की सुविधा वहां पर है, लैब की सुविधा वहां पर, सब कुछ बढ़ रहा है। ना बच्चों का लाभ हो रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। युक्तियुक्तकरण से शिक्षक विहीन जो स्कूल थे, वहां शिक्षक पहुंच गए। मात्र 166 स्कूल ऐसी है जो वहां जाकर के मर्ज हुई है। बाकी लगभग मैं आपको बता दूं कि एक ही परिसर में 10,463 स्कूल संचालित थे। गंगवानी साहब, मुझे बताइए, आपकी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आखिर आप लोग की प्राथमिकता में शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है? क्या शिक्षा के निजीकरण को आप लोग बढ़ावा देना चाहते हैं? सरकारी स्कूलों में ना तो नेता मंत्री के बच्चे पढ़ते हैं, फिर जमीनी हकीकत का पता कैसे चलेगा? इसलिए आज प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों के बीच इतनी बड़ी दूरियां क्या खाई हो चुकी? जी
देखिए महत्वपूर्ण है, आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर ये युक्तिकरण के समर्थन कर रहे हैं तो शिक्षक संघ लगातार विरोध क्यों कर रहा है? जिसके संबंध में आप निर्णय लेंगे, आपको लोकतंत्र का दायित्व नहीं था, उसके संघ के साथ चर्चा करते, उनके साथ भागीदारी करके निर्णय लिया जाता। आज लगातार शिक्षक संघ आंदोलन कर रहा था। आज महत्वपूर्ण बात है कि 37,000 पद खाली, वो तो भर्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन युक्तिकरण के माध्यम से 33,000 शिक्षकों को निकालने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। और लगातार ऑलरेडी, मैं कंप्लीट कर लूं, सुनिए, महत्वपूर्ण बात है, ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल में शिक्षक जो है कमी चल रही है। आप नए शिक्षकों की तो भर्ती नहीं कर रहे हैं। आज बहुत सारे बेचारे अतिथि शिक्षक, देखिए मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, गजेंद्र यादव एक शिक्षा मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति बिना जानकारी के दो गलत बातें कहता है कि पहला हमने नियमित कर्मचारी का वादा नहीं किया, पहली बात। दूसरा कहता है हमारी सरकार ने बढ़ाया। आज अतिथि शिक्षक के जो प्रतिनिधि बैठे उस पर दूसरा अंडरलाइन कर रहे हैं कि 2022 में कांग्रेस की सरकार ने 2000 में बढ़ाया। आपकी 2.5 साल की सरकार महंगाई 8% बढ़े हर साल में, और वृद्धि बढ़ने की बात नहीं करते। क्या शिक्षा आपकी प्राथमिकता में नहीं है? गरीब बच्चा पढ़ के देश के भविष्य का निर्माण करे। त्रिभुवन जी, सरकार का रुख तो सामने आ गया, सरकार नियमित नहीं करेगी। क्या सीधी भर्ती में आप लोगों को कुछ रिजर्वेशन मिल रहा है? और दूसरी बात, जो आप लोगों के कई अतिथि शिक्षक जिनकी उम्र अब सरकारी नौकरी के लायक ही नहीं रह गई है, सेवा की कोई सुरक्षा नहीं, उन्हें लेकर क्या कोई मांगे हैं आप लोगों की? बता दीजिए, चौधरी साहब सुन रहे हैं, प्लीज। जी सर, हम अतिथि शिक्षक पूरे, हमारा विनती है कि हमारा उम्र खत्म हो गया, हम 10 साल से सेवा दे रहे हैं, हमको मात्र 20,000 वेतन मिलता है। इतने में हमारा न गुजारा हो रहा है, न हमारे बीवी बच्चे बाल बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं कहीं, न ही हम अपने घर का खर्चा पूरा पा रहे हैं। सरकार से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि हमको कम से कम आत्मानंद के जो शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक जो हमसे बाद में आए, उनको 38,100 शासन वेतन दे रही है, लेकिन हमको 20,000 मात्र दे रही है। हमको 38,100 कम से कम शासन वेतन दे व्याख्याता के समान, और हमारा जॉब सुरक्षा कर दे, और जो छुट्टी की प्रावधानें हैं उनको हमको व्याख्याता के समान दे। सर, हम व्याख्याता के समान पूरा काम करते हैं, परीक्षा ड्यूटी कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं व्याख्याता के समान, लेकिन हमारा वेतन मात्र 20,000, ना ही ईएल ना ही सीएल। ठीक जी, देखिए सबसे बड़ी विडंबना यही है कि किसी भी राज्य के आगे बढ़ने में दो मुख्य घटक होते हैं, एक तो वहां का एडुकेशन, दूसरा वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं। हकीकत यह है कि दोनों के लिए सरकारों की जवाबदारी और जवाबदेही कितनी है, ये हम पिछले 25 साल से देख रहे हैं। जो राज्य बने हैं, केरल से उदाहरण ले लीजिए, बाकी दक्षिण के राज्य ले लीजिए, कहां पर शिक्षा का स्टैंडर्ड है और हमारे यहाँ कहां है। एक बार गौर जरूर करिएगा, क्योंकि यही बेस है शिक्षक। यही खुश नहीं रहेंगे, यही अपना घर नहीं चला पाएंगे, तो भविष्य क्या करेंगे। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों खत्म करूंगा। मोदी की गारंटी का नारा था, भरोसा बड़ा किया गया, उम्मीदों के मंच में शिक्षकों को फिर खड़ा किया गया। सवाल आया कब हक मिलेगा, जवाब आया नियम नहीं। गारंटी के इस दौर में भी उनके हिस्से में कुछ नहीं। वायदों की गूंज बहुत थी, सच मगर खामोश रहा। जो बच्चों का भविष्य लिखते थे, उनका ही भविष्य अधूरा रहा। आप सभी और से जुड़े।